Assalamu alaikum viewers, this is me Fahim Ahmed on your own channel Knowledge TV. Well, in this video I am going to talk about the Elizabethan drama and the important literary figures of the Elizabethan drama. व्यूवर्स, जब हम बात करते हैं एलिजाबेथन ड्रामा की और द रेनेसां पीरियड जो है वो उसके दौरान ड्रामास की जब हम बात करते हैं तो ये पीरियड ड्रामास की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि इसमें ड्रामास के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि लिटरेचर के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ड्रामा की फील्ड में ही हुई हैं। अब इस दौर के जो यानी कि प्रोमिनेंट राइटर थे उनमें क्रिस्टोफर मार्लो का नाम आता है, जिन्हें फादर ऑफ द इंग्लिश मॉडर्न ड्रामास भी कहा जाता है। इस हवाले से विलियम शेक्सपियर के प्लेस बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो वो ये दोनों राइटर्स इसी पीरियड के दौरान ही यानी कि उनके वर्क्स हैं या उन्होंने अपने वर्क्स जो है वो लिखे। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे राइटर्स हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पे इस लेक्चर के दौरान करूँगा। क्रिस्टोफर मार्लो के हवाले से मैंने एक अलग लेक्चर इसी चैनल के ऊपर पोस्ट कर दिया है डिटेल्ड एलिजाबेथन ड्रामा के हवाले से, तो आप वहाँ उस लेक्चर को देख के क्रिस्टोफर मार्लो के हवाले से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर के हवाले से भी एक अलग डिटेल्ड लेक्चर बनाया जाएगा एलिजाबेथन ड्रामा के हवाले से, तो वो भी आप देख सकेंगे। फ़िलहाल हम इस वीडियो के अंदर इन दो प्रोमिनेंट लोगों के अलावा जो लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया एलिजाबेथन ड्रामा में या रेनेसां ड्रामा में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस की जो अचीवमेंट्स हैं रेनेसां पीरियड के हवाले से ड्रामास की जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि स्कूल्स के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ह्यूमनिस्ट टीचिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, जिनकी वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई ड्रामास में, क्योंकि लैटिन ड्रामास को बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया और उनको प्रैक्टिस किया गया, उनके ऊपर एक्टिंग की गई। इनमें यानी कि जो लोग थे जिनमें के टेरेंस थे, प्लेटस थे और सेनेका, तो ये जो लोग थे एंड आल्सो ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्क्स बोथ इन द लैटिन एंड इन इंग्लिश, और इनके बराबर के जो बाकी काम थे लातीनी ज़बान में और अंग्रेज़ी की ज़बान में, उनके ऊपर काम हुआ स्कूलों के अंदर। यानी ह्यूमनिस्ट अप्रोच के दौरान में क्या होता है कि इंसानों के ऊपर तवज्जो दी जाती है, इंसानों की तरक्की उनकी डेवलपमेंट में तवज्जो दी जाती है। तो रेनेसां पीरियड के अंदर ये डेवलपमेंट हुई, तो इस हवाले से प्लेस के अब जो मौज़ूआत थे वो भी इंसानों की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये जो परफॉर्मेंसेस थी ये यानी कि इमेच्योर जो एक्टर्स थे ना, या स्कूल के बॉयज़ थे या स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटीज़ के या कोर्ट इन्स ऑफ द कोर्ट, उनमें यानी कि ये स्टूडेंट्स के हवाले से प्रेजेंट किए गए और इनको यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑनर भी मिला। यानी कि वहाँ पर रॉयल पर्सन्स भी आते थे, एम्बेसडर्स भी आते थे इन प्लेस को देखने, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनकी तारीफ़ की। तो इनकी जो अहमियत है वो इस हवाले से है कि ये जो एजुकेटेड क्लासेस थी उस दौर की, उनको यानी कि बहुत ज़्यादा करीब लेके आए ड्रामा की फील्ड के अंदर और एक डेवलप्ड काइंड ऑफ ड्रामास की तरफ उनको जो है वो लेकर आए। तो इसके अलावा पुराने जो इंग्लिश प्लेस थे उनका जो है वो उनको यानी कि जो ओल्ड रट एक चली आ रही थी उससे हट के कुछ नए अंदाज में जो है वो ड्रामास को प्रेजेंट किया गया। अब जो 60th सेंचुरी का जो मिडल था, तो कुछ एकेडमिक राइटर्स थे जिन्होंने कोशिश की कि वो ओरिजिनल प्लेज लिखें इंग्लिश के अंदर लैटिन मॉडल को फॉलो करते हुए। यानी पहले वो सिर्फ लैटिन को फॉलो करके ना उन्हीं के ऊपर एक्टिंग एंड उन्हीं प्लेस को जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, जबकि अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी प्लेस को लेकर आएँ और प्लेस के ऊपर यानी कि काम करें या उनको लैटिन मॉडल के ऊपर प्लेस लिखें। तो इनमें जो तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टाइप ऑफ प्ले थे उनमें निकोलास यूडल्स, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जॉन स्टिल्स ग्रूमर, गॉर्टन नीडल एंड थॉमस सेकवाइल्स, गॉर्बिड्यूक और फेरेक्स एंड पोरेक्स द फर्स्ट। अब इनमें जो पहले जो दो थे, जिन पहले दो का जिक्र हुआ, वो थी कॉमेडीज़, यानी उनमें फ़नी एलिमेंट थे या उनमें जो कॉमेडिक एलिमेंट थे या कॉमेडी से रिलेटेड एलिमेंट्स थे, जबकि जो लास्ट वन है उसमें वो एक ट्रेजेडी है, ठीक है, या उसमें ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे जो प्लेस थे ये मोनोटोनस थे और यानी कि एक ही रवानी के साथ और एक ही ज़बान के अंदर जो है वो उनको लिखा गया, बोले गए।
और इनमें बहुत ज़्यादा लिटरेरी मेरिट मौजूद नहीं था, यानी डाइवर्सिटी नहीं थी और इनमें यूनिवर्सैलिटी का एलिमेंट नहीं था। तो ये फर्स्ट पीरियड था एलिजाबेथन प्लेज का। अब सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें यूनिवर्सिटी विट्स का एक ग्रुप था, जिसका जो आप समझ लें कि जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो भी शामिल था और कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे। ये सारे ना प्रोफेशनल लोग थे, लिटरेरी मैन थे, यानी लिखने का काम करते थे और प्रोफेशनली लिखते थे। तो इन लोगों में सबसे जो अहम था वो क्रिस्टोफर मार्लो था, यानी सेंट्रल सन था अमंग द स्टार्स। सितारों के झुरमट के दौरान ना एक सूरज का किरदार जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो का है। तो क्रिस्टोफर मार्लो को इसी वजह से फादर ऑफ द इंग्लिश मॉडर्न ड्रामास भी कहा जाता है, क्योंकि शुरू में लैटिन प्लेज को प्रैक्टिस किया गया, उन्हीं के ऊपर ही यानी एक्टिंग की गई, बाद में उसी मॉडल के ऊपर इंग्लिश ड्रामा स्टार्ट हुए। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो मजीद क्रिस्टोफर मार्लो के अलावा जो राइटर्स थे, जैसे जिनमें के रॉबर्ट ग्रीन हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन जो थे ये 1560 में जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1592 इनकी यानी कि डेट ऑफ डेथ है। तो इनके बारे में ये है कि इन्होंने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, काफ़ी परेशानियों और में ज़िंदगी गुजारी, मकरूज थे। इनके जो प्लेस हैं वो मुश्तमिल हैं जी कौन से कि ऑरलैंडो फ्यूरोसो, ठीक है, फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगी, अल्फोंसस किंग ऑफ एरागॉन एंड जॉर्ज ए ग्रीन, ठीक है। तो इस हवाले से इनका जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्लेस है उनमें फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगी है, जो कि यानी कि किस चीज़ से डील करता है कि कुछ हद तक वो फ्रायर की जो ट्रिक्स होती हैं उन हवाले से डील करता है, और कुछ वो जो है वो एक सिंपल लव स्टोरी है दो लोगों के दरमियान कि जो एक ही मेड से मोहब्बत करते थे। इसके अंदर मुख्तलिफ यानी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को यानी कि पेश किया गया, और एक कॉमिक रिलीफ का एलिमेंट है यहाँ पे, इंटरटेनमेंट के लिए जो ऑडियंस के लिए रखा गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम जो मेरिट था इस प्ले का वो ये था कि इसका लाइवली मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टोरी था, यानी एक आम जिस तरह एक आम बंदा ज़िंदगी गुजारता है या जिस तरह से एक आम ज़िंदगी का एक तरीका होता है, इसी तरह से इसका भी मेथड है। ग्रीन के हवाले से ये है कि इसने काफ़ी ज़्यादा जो है ये डिस्टिंक्शन मौजूद थी, यानी कि विगरस ह्यूमैनिटी ऑफ हिज कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, कि इसके ना यानी ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट्स जो है ना वो कैरेक्टराइजेशन में काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह जो है वो नज़र आते थे। इसके बाद है लिली जो है वो 1554 से 1606 इसकी लाइफ पीरियड है, और इसने यूफाइस जो है वो लिखी, और इसके अलावा इसने बहुत सारे प्लेज भी लिखे, और इसको जो है वो इसकी जो बेस्ट नोन है, ठीक है, उनमें कैंपस है जो कि 1581 में लिखी गई, सैफो एंड फाओ 1584, एंडाइमियन 1591 एंड मीडास 1592। तो इनके ये जो प्ले है ये मिथोलॉजिकल्स एंड पेस्ट्रल्स हैं, और इसके अलावा मैस्क कहते हैं जी कि ये करीब है मैस्क के, यानी कोर्ट के अंदर जो चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं, यानी कि ऐसे सीन्स इसमें प्रेजेंट किए गए कि जिसमें कि सेटिस्फाई द लव ऑफ ग्लिटर एंड नोवेलिटी, यानी कि चमक दमक को बयान करते हैं, नई नई चीज़ों को पेश करते हैं। तो इसके प्लेस के अंदर ऐसे नॉवल एलिमेंट्स मौजूद हैं, और ना कि इसके अंदर ये है कि नैरेटिवली एक ड्रामा को जो है, जैसे मार्लो के नैरेटिव ड्रामाज हैं एक स्टोरी वाइज जो है वो चल रहे होते हैं, उस तरह से नहीं, बल्कि इसने नोवेलिटी लेके आता था अपने प्लेस के अंदर। इसके अलावा इसके जो यानी कि प्लेस हैं वो प्रोज को यानी कि मिक्स किया गया वर्स के साथ, और इसकी वर्स जो है वो सिंपल है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग जो है वो इसके प्रोज हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेशन भी मौजूद है, यानी इसने अपने आप से भी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया हुआ है। और इसके बाद हमारे पास है जी जॉर्ज पील जो है बेसिकली 1558 से 1597, लेकिन ये 1597 जो है ये इसके बारे में श्योर नहीं है। ये जॉर्ज पील जो थे ये एक एक्टर भी थे और राइटर भी थे, ये भी मार्लो के साथ ही थे, और ग्रीन और नैश के साथ इन्होंने इकट्ठे मिलके ही काम किया। तो इन्होंने यानी कि क्या किया, ये फॉर्म्ड वन ऑफ दैट बैंड ऑफ डिसोल्यूट यंग मैन। तो इन्होंने डिसोल्यूट यंग मैन के नाम से एक ग्रुप बनाया, एक बैंड बनाया,
ताकि ये यानी लिटरेरी वर्क से ही अपने लिए अपना लाइवलीहुड या अपने जो अखराजात हैं, पैसे हैं, वो कमा सकें। और ये यानी कि मैं जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्टर भी थे, राइटर भी थे प्लेस के। इन्होंने कुछ आधा दर्जन यानी 6 प्लेस जो है वो लिखे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे खूबसूरत प्लेस हैं। यानी कि इनके ग्रुप के हवाले से, यानी मार्लो के बाद इनके काम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा कहा जाता है। और इनका जो सबसे बेहतर काम है वो ये है कि यानी जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस 1584 में जो इन्होंने काम किया। और इनके जो मोस्ट फेमस जो है वो क्या है जी, डेविड एंड बैथशेबा 1599 में जो इन्होंने काम लिखा। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जो है, जो कि एक यानी मुश्तमिल है एलेबोरेट यूलॉजी ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ, यानी क्वीन एलिज़ाबेथ की जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तारीफ़ की गई है और अरेंजमेंट ऑफ पेरिस में। और ये क्या है जी, एक कोर्ट प्ले है, ठीक है, एक मैस्क ऑर्डर का। और इसके अलावा डेविड एंड बैथशेबा, इसमें क्या है कि कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल लाइंस, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लाइंस मौजूद हैं। तो मार्लो की तरह पील जो था वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द ब्लैंक वर्स म्यूजिकल क्वालिटी, यानी इसने ब्लैंक वर्स को जो है वो म्यूजिकल क्वालिटी दी, थोड़ा रिदम क्रिएट करने की कोशिश की अपने प्लेज में। बाद में ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में परफेक्शन हासिल की इन्होंने, यानी कि इस काम ने, यानी जो रिदम पैदा करना ब्लैंक वर्स में, तो वो शेक्सपियर ने फिर आके उस पर बहुत ज़्यादा अपने माहिराना हाथ से जो है उसको मज़ीद यानी कि बेहतर कर दिया। इसके बाद थॉमस केड 1558 टू 1595, ये भी यानी कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की अपने पहले ही काम से, जो कि इनकी एक स्पेनिश ट्रेजेडी थी जिसको बहुत सारी यूरोपियन ज़बानों के अंदर ट्रांसलेट किया गया। ये ब्लड एंड थंडर एलिमेंट को जो है वो लेके आए यानी कि प्लेस के अंदर या ड्रामास के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर जो है वो प्री शेक्सपियरियन ड्रामा के अंदर, यानी कि बड़ा एक अट्रैक्टिव एलिमेंट था। यानी शेक्सपियर से पहले जो ड्रामाज लिखे गए, ठीक है, शेक्सपियर तो बहुत सारे एलिमेंट्स पर नए और बहुत सारी चीज़ें लेके आए, उनको हम डिटेल में शेक्सपियर के हवाले से जो लेक्चर बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो इनको ये है कि ये बहुत ज़्यादा इनके वायलेंट और एक्स्ट्रावाइजेंट जो एलिमेंट्स वैशियाना किस्म के होते थे बहुत ज़्यादा ड्रामास के अंदर, लेकिन ये पुरानी जो बहुत ज़्यादा मोरालिटी और इस तरह के जो प्लेस के एलिमेंट्स थे उनसे हट के ना ये कुछ नई चीज़ लेके आए, तो इस हवाले से इनको यानी कि जाना जाता है थॉमस केड को। इसके बाद है हमारे पास बेन जॉनसन। बेन जॉनसन भी काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं इस हवाले से यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में। 1573 टू 1637 बेन जॉनसन जो थे ये कंटेम्प्रेरी थे शेक्सपियर के और एक बड़े प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट थे उस दौर के। ये बिल्कुल ऑपोजिट समझे जाते हैं शेक्सपियर के, ठीक है, क्योंकि जॉनसन जो थे वो एक क्लासिस्ट थे, ठीक है, एक मॉरलिस्ट थे, ठीक है, और रिफॉर्मर ऑफ द ड्रामास के अंदर नई नई रिफॉर्म्स लाना, नई नई चेंजेस लाने के हामी थे। तो इनकी जो कॉमेडीज़ हैं उनके अंदर इन्होंने कोशिश की है कि जो सही एक ट्रू पिक्चर है उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की, क्योंकि ये क्रिटिक थे सोसाइटी के, तो इस वजह से इन्होंने क्रिटिकली सोसाइटी को एग्जामिन किया और सोसाइटी की क्रिटिकल इमेज जो है वो पेश करने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने एक कोशिश की है कि यानी कि वो यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर टाइमली जो है वो होती रहें। टाइम, प्लेस और एक्शन का इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा अपने प्लेस में। जबकि शेक्सपियर के बरक्स, जो कि खुद जो है वो अपने कामों के पीछे छुपा रहा, जॉनसन जो था वो इसने इम्प्रेस किया अपने ऑडियंस को, अपनी वर्क की जो एक्सेलेंस थी और इनके जो ऑब्जेक्ट्स थे इनके प्ले के, इस वजह से इसने अपने प्लेस को बहुत ज़्यादा यानी कि रियलिस्टिक बनाया, ना कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक। यानी जो बाकी प्ले राइटर्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक कर देते थे, रियलिटी बेस नहीं करते थे और ख़ुद से चीज़ें ऐड कर देते थे। और इसके अलावा ये ह्यूमर्स लेके आया बहुत ज़्यादा अपने प्लेस के अंदर, कि ये भी एक बड़ी अच्छी खूबी जो है, ख़ास खूबी जो है वो समझी जाती है यानी कि उन इंडिविजुअल्स के दौरान कि वो क्या करे कि अपनी तमाम जो फैकल्टीज़ हैं उनके ऊपर गवर्न कर सके। जॉनसन जो है मेनली कॉमेडीज़ का राइटर है, ठीक है, और इसकी जो 4 जो इम्पोर्टेंट कॉमेडीज़ या 4 इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। वो यानी कि कौन कौन से, उनमें एक वॉल्पोन है, द साइलेंट वुमन, द एल्केमिस्ट एंड बर्थोलोमेव फेयर, ठीक है,
तो इस हवाले से ये इनके 4 जो है इम्पोर्टेंट कॉमेडीज़ हैं। तो इनके 2 और कॉमेडीज़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा मशहूर, जो कि क्या करती हैं कि थ्योरी ऑफ ह्यूमर जो है वो आर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, यानी कि ये इनका एक बड़ा मशहूर काम है, एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ठीक है, तो ये इनकी काफ़ी मशहूर किताब है। द एल्केमिस्ट जो है विच इज़ मोस्ट परफेक्ट इन स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्ट्रक्चर है उसका। ये भी बहुत ही ब्रिलियंट रियलिस्टिक एलिजाबेथन कॉमेडी है। ठीक है, वॉल्पोन जो है इज़ अ स्टायरिकल स्टडी ऑफ एवराइस ऑन द हीरोइक स्केल। ठीक है, ये एक किस्म का एक स्टायरिकल वर्क है, ठीक है, हीरोइक स्केल के ऊपर एवराइस की। और इसके अलावा जो इनकी बार्थोलोमेव है, बार्थोलोमेव फेयर प्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ एलिजाबेथन लो लाइफ, यानी निचले तबके की जो एलिजाबेथन एज के दौरान जो लाइफ थी उसको प्रेजेंट करती है। इसके अलावा द साइलेंट वुमेन है विच इज़ रिटन इन अ लाइटर मूड, एक लाइट मूड में लिखी गई, अप्रोचेज द कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ मैनर को जो है अप्रोच करती है। तो बेन जॉनसन जो थे, इन्होंने 2 ट्रेजिक प्लेस भी लिखे जिनमें के सेजनस एंड कैटेलाइन, ठीक है, जो कि क्लासिक मॉडल के ऊपर लिखे गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनके कामयाब वर्क्स नहीं समझे जाते। बेन जॉनसन जो थे वो एक क्लासिक स्कॉलर बहुत ज़्यादा थे, या क्लासिकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जो कि यानी कि यही मेथड जो हैं वो अपने प्लेस के अंदर फॉलो करना चाहते थे, यानी क्लासिकल मेथड। ये बहुत ज़्यादा चीप रोमांटिक एलिमेंट्स को ख़त्म करना चाहते थे ड्रामाज, एलिजाबेथन ड्रामाज के अंदर से, और रियलिटी बेस्ड जो है वो प्लेस लिखना चाहते थे, यानी रियलिस्टिक जो है वो प्रेजेंटेशन करना चाहते थे। तो